हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू mom.world। मैं हूं अंतरा और आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों, पानी के साथ हमें बहुत डाउट्स होते हैं, स्पेशली वो पेरेंट जो अभी पेरेंटहुड में आए हैं। उन्हें तो इतना आइडिया भी नहीं होता है कि जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उन्हें पानी नहीं दिया जाता है। और जैसे जैसे उन्हें इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होने लगती है तो उन्हें ये डाउट होता है कि क्यों नहीं देना है छोटे बच्चे को पानी, हमारा बच्चा तो बहुत प्यासा है, तो पानी क्यों नहीं देना है। और फिर हमें ये भी डाउट होता है कि 6 महीने के बाद किस तरह से पानी रिड्यूस करना है, बच्चे को कितनी क्वांटिटी में देना है। तो ये बहुत सारे डाउट्स हमें धीरे धीरे आने लगते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे कि पानी बच्चे को किस तरह से देना है, क्यों नहीं देना है छोटे बच्चे को पानी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगने पर, लगता है आपको इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन है उसे हिट करना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करें, आपके लिए नई वीडियो बनाएं, आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम पानी क्यों नहीं दे सकते। तो इसका रीज़न जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न वो ये है कि बच्चे को माल न्यूट्रिशन होने का खतरा हो सकता है, जिसे हम कुपोषण भी बोलते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, बच्चे की जो टमी होती है वो बहुत छोटी सी होती है। आप थोड़ा सा दूध पिलाएंगे बच्चे को, बच्चे का पेट भर जाएगा। और इतने छोटे से पेट को आप अगर पानी से भर देंगे तो बच्चा दूध नहीं पीना चाहेगा, जिस वजह से बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे और बच्चे की एक सही ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी सोचिए भी मत कि बच्चे को प्यास लग रही है तो बच्चे को हम पानी पिला देते हैं, बच्चे की प्यास बुझ जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। बच्चे को अगर लग रहा है आपको प्यास लग रही है तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए या फिर फॉर्मूला मिल्क दीजिए। इससे बच्चे की पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगी और बच्चे की प्यास भी बुझ जाएगी। तो इससे आप ध्यान रखिए, बच्चे को हमें 6 महीने से पहले पानी नहीं देना है। दूसरी चीज़ ये समझना है दोस्तों कि 6 मंथ की आइडियल एज क्यों होती है बच्चे को पानी देने के लिए। इसका सिंपल रीज़न यही है कि अभी बच्चे की लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आया है। बच्चे को हम लिक्विड डाइट से धीरे धीरे सॉलिड डाइट में लेकर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चा दूध पीना कम करेगा और सॉलिड्स लेना ज़्यादा स्टार्ट करेगा। तो बच्चे के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बच्चे को हम 6 महीने से पानी देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे सॉलिड्स स्टार्ट कर रहा है और दूध पीना धीरे धीरे कम कर रहा है। अब ये समझते हैं कि 6 महीने के बच्चे को हमें कितना पानी देना होता है। तो दोस्तों 6 महीने के बच्चे को हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत एकदम थोड़ा सा सॉलिड खाता है और थोड़ा सा सॉलिड से खाता है, बाकी टाइम वो मिल्क में ही रहता है। तो इसलिए हमें बच्चे को सिर्फ 1 सिप या 2 सिप ही पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। 6 मंथ का जब बच्चा हो रहा है, जैसे आप उसे बस एक मील देते होंगे इस टाइम पे, तो बच्चे को आप मील के थोड़ी देर बाद पानी पिला दीजिए। 1 सिप, 2 सिप, 3 सिप, बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं, वरना बच्चे का पेट भर जाएगा पानी से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 6 महीने जब बच्चा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा पानी देना स्टार्ट करना है। और जैसे बच्चा 7 या 8 महीने का होता है तो बच्चे को आप, जैसे मान लीजिए पहले आप ब्रेकफास्ट करा रहे थे तो अभी आप लंच भी करा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप बच्चे की मील बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बच्चे की क्वांटिटी बढ़ाइए, क्योंकि बच्चे का दूध भी यहाँ कम हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे बच्चे साल भर के होते हैं तो धीरे धीरे बच्चे के जो डाइट होता है वो बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे बच्चे को हम धीरे धीरे ही पानी देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों उन बच्चों के बारे में जो बच्चे साल भर से ऊपर हैं। तो दोस्तों इस पर एक रिसर्च है कि बच्चे को कितना फ्लूइड देना चाहिए जो बच्चे साल भर से ऊपर होते हैं। तो 1.3 लीटर हमें इस टाइम पे बच्चे को फ्लूइड देना है। ये फ्लूइड जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि आप कोई भी जूस दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, बच्चा खाना खाता है, दाल पीता है, तो किसी भी फॉर्म में हो वो 1.3 लीटर के आसपास होना चाहिए। तो ये एक आइडियल है, ज़रूरी नहीं है आपको 1.3 ही देना है, उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर बच्चा पानी नहीं पीना चाहे तो हम क्या करें। बहुत बार आपने देखा होगा बच्चे पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहते हैं, आप ज़बरदस्ती भी उन्हें नहीं पिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक आजमा सकते हैं जिससे बच्चा पानी इजीली पी ले। पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर बच्चा कप में पीता है या सिपर में पीता है तो आप कलरफुल सिपर लाइए, कलरफुल कप्स लाइए, जिसे देख के बच्चा अट्रैक्ट होगा और बच्चा उसमें पीना चाहेगा। दूसरा ट्रिक क्या कर सकते हैं आप कि एक बोल में पानी लेकर बच्चे को स्पून से पिलाने की कोशिश करिए। बच्चा वहाँ भी मना करेगा, नहीं पीऊँगा। फिर आप क्या करिए, खुद पीजिए, फिर बच्चे को पिलाने की कोशिश करिए। तो बच्चे को नहीं क्या लगेगा, एक गेम हो रहा है। बच्चा देख रहा है आप पी रहे हो, फिर आप उसको पिला रहे हो, तो बच्चे को एक गेम की तरह लगेगा और बच्चा इजीली पी लेगा। तो आप इसे ट्राई करके देखिए, मैंने अपने बेटे के साथ किया है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी बच्चे पीने लगेंगे पानी। तो आप ऐसे छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स आजमा के बच्चे को पानी दे सकते हैं, तो ज़रूर दीजिए, बच्चे की पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि बच्चे को पानी की कमी हो गई है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो सिंपल सी चीज़ है, बच्चे को पानी की कमी होगी तो बच्चे का बच्चे का स्किन बहुत ही हो जाएगी, बच्चे का यूरिन जो है पहले से डार्क लगेगा। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई तो इमेजिन पानी की कमी हो गई है। आप डार्क के दूध के साथ बच्चे जब पानी का इंफेक्शन में हो जाते हैं, कोशिश करें कि बच्चे को डिहाइड्रेशन बच्चे की ना हो उससे पहले। और अगर आपको लग रहा है किसी दिन बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी में नहीं पीना चाह रहा है, हम यहाँ पे आप दूसरे डिवाइस जैसे जो बच्चे के पानी की रिक्वायरमेंट जो है छोटी हो जाए, जैसे कि आप प्लाजा चाहिए, थोड़ा बड़ा है तो बच्चे को ऐसा दे देना है, छाछ दे सकते हैं और ऐसी चीजें खिलाने से बच्चे का है पानी का जैसे हो गया तो बच्चे को ये सारी चीजें खिलाएं बच्चे को हाइड्रेशन। मुझे लगा कि क्यों ना इस पर से रिलेटेड कि गाय के साथ क्लियर किए होंगे, और अगर कुछ रह गया कमेंट बॉक्स में जरूर मिलाइए, हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर देते हैं करेंगे। तो ये वीडियो को ज्वाइन करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो से मिला है ना भूले नीचे बेल आइकन है वीडियो को ज़रा भूले सब्सक्राइब करना लगता है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए, वो भी अपने बच्चे को गाय का दूध देने के पहले इस वीडियो को देखें और समझें। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन है उसे हिट करना ना भूलें ताकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हमें कोई ये बोलता है कि साल भर से पहले बच्चे को गाय का दूध नहीं देना है, तो यहाँ पे हमारे मन में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्यों? हमने तो बचपन से गाय का दूध पिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, इवन हमारे घर में सालों से ये ट्रेडिशन है कि बच्चे को गाय का दूध दिया जाता है, तो आज की डेट में क्यों मना किया जाता है? तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नई नई रिसर्चेस होती रहती है, जिससे हमें नई नई चीज़ें पता लगती रहती है और हमें सॉल्यूशन मिलता है उस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ वो है माल न्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण भी बोलते हैं। दोस्तों, हमारी कंट्री में कुपोषण की वजह से काफ़ी जाने जाती है बच्चों की, और ये डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं 1990 के डेटा को 2017 के डेटा से कंपेयर करते हैं तो 2/3 मतलब कि 2/3 डेथ रेट कम हुआ है कुपोषण की वजह से। तो ये जो हमें अचीव किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है, हमें ये पता लग रहा है कि बच्चे के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या न्यूट्रिएंट्स बच्चे को प्रोवाइड करना है। तो ये अवेयरनेस हमारे बीच में बढ़ रही है। और आपको यहाँ पे जान के हैरानी होगी कि ये जो डेथ होता है बच्चों का कुपोषण की वजह से, उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है डायरिया। और ये डायरिया तब होता है बच्चे को जब हम बच्चे को गाय का दूध देते हैं, क्योंकि गाय के दूध में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसे जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो हर न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं जो काउ मिल्क में होता है या बफेलो मिल्क में होता है। ये जो गाय का दूध या भैंस का दूध होता है वो उनके बच्चों के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, और हमारे बच्चे को जो ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क से मिलते हैं, और जो गाय के दूध में होते हैं वो अनइवन होते हैं हमारे बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से। तो ये हम जानेंगे कि हमारे बच्चे को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ताकि आपको ये समझ आ पाए कि गाय का दूध एक्चुअल में साल भर से पहले नहीं देना है, ताकि बच्चे की एक सही डेवलपमेंट हो पाए और बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो पाए। जितनी हमने बातें की है, आई थिंक उससे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही रहा होगा कि बच्चे को गाय का दूध क्यों नहीं देना है। लेकिन पूरी क्लैरिटी के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि गाय के दूध में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स के परसेंटेज होते हैं, वो कितने अलग होते हैं ब्रेस्ट मिल्क से। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बच्चे को गाय का दूध हमें नहीं देना है 1 साल से पहले, और 1 साल से बाद में क्यों दे सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहली चीज़ है दोस्तों प्रोटीन। आप यहाँ देख रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क में जो प्रोटीन है वो 1.3 ग्राम्स है ह्यूमन मिल्क में, और काउ मिल्क में 3.3 ग्राम्स है, मतलब कि 2 गुना से भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि इतना ज़्यादा प्रोटीन हमारा बच्चा जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सेकंड कंपोनेंट आप देख रहे हैं दोस्तों केसिन एंड वे प्रोटीन। इसका परसेंटेज भी काफ़ी डिफर कर रहा है दोनों
ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क दोनों डिफर कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज जान लीजिए आप कि केसिन प्रोटीन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए, बच्चे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या तो फिर डायरिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। थर्ड कंपोनेंट है अनसैचुरेटेड फैट, जो कि हमारे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और काउ मिल्क में इसका परसेंटेज लो है कंपैरेटिवली ह्यूमन मिल्क। नेक्स्ट है सैचुरेटेड फैट, जो कि बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है और ये गाय के दूध में ज्यादा होता है और ह्यूमन मिल्क में कम होता है। तो अगर हम बच्चे को गाय का दूध देते हैं तो बच्चे का बॉडी बिल्डिंग होगा रेदर देन ब्रेन डेवलपमेंट, तो इसलिए बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क में ही आप फोकस करें या तो फॉर्मूला मिल्क में फोकस करें। नेक्स्ट कंपोनेंट है कैल्शियम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे काउ मिल्क में कैल्शियम का परसेंटेज कितना ज्यादा हाई है, लगभग 4 गुना ज्यादा है ह्यूमन मिल्क से, जो कि हमारी बच्ची की बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती इतना ज्यादा कैल्शियम। तो इसलिए बच्चे को सोचिए कितना डेंजरस है बच्चे को गाय का दूध देना 1 साल से पहले, क्योंकि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, जितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से मिल रही है, जो बच्चा एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर ज्यादा कैल्शियम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे की बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये ध्यान रखें, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज जो है वो है आयरन। आयरन दोस्तों गाय के दूध में बहुत कम मिलता है और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें आयरन परसेंटेज हाई होता है। और आयरन की कमी अगर हो जाती है बच्चे को तो बच्चे में एनीमिया हो जाता है, मतलब बच्चे को खून की कमी हो जाती है। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चों में खून की कमी होती है, ये रीजन होता है बच्चे को गाय का दूध देना। तो इसलिए हमें बच्चे को गाय का दूध पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए ताकि बच्चे को कभी भी एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो। अगर एनीमिक होता है बच्चा तो बच्चे को बहुत थकान होगी, बच्चे की डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो लास्ट 4 कंपोनेंट्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, इसका भी परसेंटेज जो है वो काउ मिल्क में काफी ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली ह्यूमन मिल्क। और हमारी बच्चे की छोटी सी बॉडी इतना सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है और अननेसेसरली बच्चे की किडनी पे लोड पड़ता है, जिससे बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बोला जाता है काउ मिल्क नहीं देना है बच्चे को साल भर से पहले। और इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स है जिसका परसेंटेज काउ मिल्क में काफी लो होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। और इन सारे विटामिन की हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे की सही ग्रोथ के लिए। जैसे कि विटामिन ए और विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और अब जब हम बच्चे को काउ मिल्क देते हैं तो विटामिन्स नहीं मिल पाएंगे बच्चे को प्रॉपर जितना बच्चे की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा बात करें तो बहुत बार देखा गया है कि गाय के दूध से बच्चों को एलर्जी हो रही है। तो दोस्तों यही कुछ रीजंस थे जिस वजह से हमें बच्चे को गाय का दूध देना अवॉइड करना चाहिए साल भर से पहले, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स है वो अनइवन है, जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है बच्चे को वो प्रॉपर नहीं मिलेगी बच्चे को गाय के दूध से। तो इसलिए हमें साल भर से पहले अवॉइड करना है पूरी तरह से। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आपके घर में ट्रेडिशन है बच्चे को खीर चटाते हैं या बच्चे को आप कभी खीर खिला रहे हैं दूध का कुछ बनाकर, वो अलग चीज़ है, पर यहाँ पे हमें ब्रेस्ट मिल्क को रिप्लेस नहीं करना है गाय के दूध से, ये ध्यान रखना है। और अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है तो आप ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने का ट्राई करिए। बहुत सारी रेमेडीज होती है दोस्तों, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कि किस तरह से हमें ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करना है, अब वो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। आपको ज़रूर इंक्रीज होगा ब्रेस्ट मिल्क अगर उसके बाद भी इंक्रीज नहीं होता है, वैसे तो ज़रूर होगा, अगर नहीं होता है तो आप फॉर्मूला मिल्क में स्विच करिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और फॉर्मूला मिल्क दीजिए बच्चे को, पर गाय का दूध नहीं देना है साल भर के पहले। अब बात करते हैं साल भर के बाद ही क्यों देना है। इसका रीज़न ये है कि अभी साल भर का बच्चा हो गया है तो साल भर में बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है और बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर लेगा गाय के दूध को। और दूसरा, अभी बच्चे ने सॉलिड्स स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो बच्चे 6 महीने के बाद भी सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं, पर उस टाइम पे बच्चे का जो ज़्यादातर फूड इनटेक है वो दूध ही होता है। बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं साल भर तक वो दूध से मिलते हैं, क्योंकि बच्चा साल भर तक बहुत थोड़ा खाता है, प्रॉपर बच्चे की डाइट नहीं आती है। और साल भर में बच्चे की डाइट प्रॉपर आ जाती है तो बच्चों को जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो फूड के थ्रू इनटेक हो जाती है। और अगर बच्चा वहाँ गाय का दूध पीता है तो बच्चे में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए हमें बच्चे को साल भर के बाद ही गाय का दूध देना स्टार्ट करना चाहिए। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको। क्या होता है जब हम बच्चे को साल भर के बाद दूध देना स्टार्ट करते हैं गाय का, तो यहाँ पे इनिशियली बच्चा अवॉइड करेगा पीना, क्योंकि बच्चे को अभी ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क की आदत थी जो कि हल्का स्वीट होता है। तो आप बच्चे को गाय का दूध देंगे जो कि स्वीट बिल्कुल भी नहीं होता है तो बच्चा नहीं पीना चाहेगा। अगर पीता है तो बहुत अच्छी बात है, पर जनरली बच्चे नहीं पीना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, बच्चे को उसमें शुगर ऐड करके दे देते हैं या कोई हेल्थ ड्रिंक डाल के दे देते हैं ताकि बच्चा इजीली पी ले।
पर यहाँ पे हम गलती करते हैं दोस्तों, हमें बच्चे को शुगर ऐड करके नहीं देना है, क्योंकि बच्चा 3 या 4 बार दिन भर में दूध पिएगा और हर बार हम बच्चे के दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच शक्कर डालेंगे या कोई हेल्थ ड्रिंक डालेंगे जिसमें शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है, तो ये बच्चे के लिए कितना हार्मफुल होगा। इतना सारा शुगर बच्चे को देंगे अगर हम, तो आप ये सोचिए। इसलिए हमें बच्चे को शुगर अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो बोला जाता है साल भर के पहले बच्चे को शुगर नहीं देना है, पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि शुगर तो हमें जितना कट कर सके अपनी डाइट से, इवन अपनी डाइट से भी हमें कट करना चाहिए। तो इसलिए आप बच्चे को शुगर मत ऐड करिए, ना ही कोई हेल्थ ड्रिंक ऐड करिए। इसकी जगह बच्चे को थोड़ा सा गुड़ ऐड करके दे सकते हैं। गुड़ दोस्तों बहुत बहुत फायदेमंद होता है, इसमें आयरन एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का गुड़, तो ये बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा बच्चे की। तो आप बच्चे को शुगर को रिप्लेस करके गुड़ दीजिए। गुड़ से भी बच्चे को स्वीटनेस आएगी, जिससे टेस्ट अच्छा लगेगा बच्चे को और बच्चा इजीली पी लेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा अभी 2 साल का है, आधु 2 साल का है। मैं अभी भी उसे जब भी दूध बनाते हैं हम उसके लिए, तो थोड़ा सा उसमें गुड़ ऐड करते हैं। अभी भी हम उसे शुगर कम से कम देते हैं। जैसे कभी कोई मिठाई खा लिया वो अलग बात है, या फिर कुछ शेक बनाकर दे दिया वो अलग बात है, शरबत दे दिया वो अलग बात है, पर दूध को हम जब भी बनाकर देते हैं, जो रोज पीता है, 2-3 बार 4 बार पीता है, उसमें हम गुड़ ही ऐड करते हैं, शुगर ऐड नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने चाय में भी गुड़ ऐड करती हूँ, शुगर ऐड नहीं करती हूँ। शुगर बीमारियों का घर है दोस्तों, तो शुगर से अपने बच्चे को दूर रखिए, आप भी दूर रहिए। लास्ट चीज आपको जानना जरूरी है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे को हमें फुल फैट मिल्क देना है। अगर आप घर पे फुल फैट मिल्क लेकर आते हैं तो यहाँ पे हमें मलाई नहीं जमानी है। हम क्या करते हैं, मलाई जमाते हैं ताकि हम घी ले पाए। यहाँ पे आपको बच्चे के दूध को अलग रखना है, और बाकी दूध का भले मलाई जमाइए आप, पर बच्चे के दूध को अलग रखना है। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप मलाई जमा देंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स मलाई में चले जाएंगे, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए मलाई नहीं जमाना है बच्चे के दूध का। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दूध को गर्म करते हैं हम और ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं, ताकि मलाई अच्छी मोटी जम पाए। तो यहाँ पे क्या करें, आप बच्चे के दूध को गर्म करें, और जैसे ही वो हल्का वार्म हो जाता है या रूम टेम्परेचर में आ जाता है, तो आप बच्चे के दूध को अलग से निकाल लीजिए, और जो मलाई वाला दूध है उस आप सलाइड को ऐसे कर लीजिए। मुद्रा और मलाई नहीं जाने की बच्चे के सारे वो अपनी जाती है, इसके बारे में आज हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ऐसे ही दूध बच्चे को जब बच्चे की रोज कभी नहीं है, तो हमारे बच्चे के सर पे हुए होंगे निकल रही है, ये समझने की आंखें तो नहीं है। का दूध बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, कितना हार्मफुल होता है, हम कितना ज्यादा लोग देते हैं, हमें इस बारे में करना है। इसलिए हम अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे कि क्या होता है, ये कहीं हार्मफुल नहीं है, ये अच्छा लगता है, ट्राई करके मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूर करें, अपनी कहानी से शेयर करें, जाना चाहिए उनको भी। ये चीज करते हैं, लग रहा है हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो हमें लाइक जरूर करें, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें, उनकी भी मदद हो पाए, इसके बारे में अच्छी तरह से आइडिया हो। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्रैडल कैप होता क्या है। तो जैसे कि हमने बात की है कि पपड़ी निकलती है बच्चे के सर पे, तो ये पपड़ी जो है वो व्हाइट कलर की, ऑफ व्हाइट कलर की, या तो फिर येलोइश कलर की हो सकती है, और मेनली बच्चे के सर में होती है। ज्यादातर यहाँ पे होती है, वरना पूरे सर पे होती है बच्चे के। और कभी कभी ये बच्चे के आईलैशेस के ऊपर हो सकती है, या तो फिर आईब्रोज के ऊपर, नोज के ऊपर, या ईयर्स के ऊपर, यहाँ पे भी देखी जाती है, पर रेयर केस में। ज्यादातर ये बच्चे के सर पे ही देखा जाता है। अब बात करते हैं क्रैडल कैप बच्चों को क्यों होता है और कब होता है। तो दोस्तों, क्रैडल कैप होने का कोई भी स्पेसिफिक रीजन अभी तक नहीं पता लगा है कि क्यों बच्चों को ये होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर ब्लेम करते हैं कि हमने शायद अच्छे से ख्याल नहीं रखा बच्चे का, शायद अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं किया हमने, इसलिए बच्चे को ये पपड़ी जम रही है सर पे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं अपने बच्चे का, इसी तरह से आप अच्छे से ख्याल रखिए, आपकी लापरवाही से ये नहीं हो रहा है। बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है इसके बारे में, और हर रिसर्च अलग अलग बोलती है इसके बारे में। कोई भी आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर कॉज नहीं पता लगा है इसका होने का, बच्चे को ये पपड़ी जो निकल रही है इसका पर्टिकुलर कॉज नहीं पता लगा है। तो आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम मत लीजिए। अब बात करते हैं कि कब होता है ये। तो जनरली ये न्यूबॉर्न बेबीज को होता है, 3 मंथ तक आप देखेंगे बच्चों को ये हो सकता है, 3 मंथ के बच्चों तक हो सकता है। बहुत रेयर केस में साल भर के बच्चों में भी होता है, मतलब कि 3 महीने के ऊपर भी होता है बच्चों को। पर जनरली ये न्यूबॉर्न बेबीज
3 मंथ से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिकॉशंस के बारे में। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। पहला ये ध्यान रखना है कि क्रैडल कैप के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब क्या होगा ना, पपड़ी निकल रही होती है तो हल्का सा अगर हम खींच देंगे तो पूरी तरह से निकल जाएगी, हमें ऐसा लगता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं खींचना है उससे, ना ही नखून से ना ही उंगलियों से। आप अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो क्रैडल कैप होता है, जो पपड़ी होती है, वो हमें डेंड्रफ की तरह दिखती है बहुत बार। तो हम यहाँ पे भूल से भी एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ ना करें, क्योंकि हमें इतना आइडिया एक्चुअल में नहीं होता है इनिशियली। तो हम यहाँ पे कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा हार्श होता है। हमें बच्चे के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है शैम्पू, जो हम आगे बात करेंगे। और अब बात करते हैं कि क्या ये बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ये क्रैडल कैप होता है 70% ऑफ इन्फेंट्स में जनरली देखा जाता है। मतलब कि 70% नवजात शिशुओं में ये जनरली होता है जो ये पपड़ी निकल रही है बच्चों को। और उन 70% में से मोस्टली बच्चों का ये जो क्रैडल कैप है वो अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप छड़ जाता है, डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं दोस्तों, बहुत रेयर, जहाँ पे ये सीवियर हो सकता है। वही हमारी लापरवाही की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे हम तो हो सकता है। रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होता है कि ये सीवियर हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये बात करते हैं अभी हम, ताकि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ दिख रहा है आपके बच्चे के सर पे तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। ये सिम्टम्स होते हैं कि कभी कभी रेडनेस हो जाता है। अगर आपको लग रहा है ये वाइट वाइट जो बच्चे के सर पे पपड़ी आ रही है, उसके बाजू में स्किन जो है वो रेड रेड हो रही है, तो यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा क्या है, ये स्प्रेड हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के सर के अलावा जो मैंने बात की है, नोज, ईयर्स, आईलैशेस, इसके अलावा अगर आपको लग रहा है बच्चे की बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, हाथों में, पैर में, पीठ में, पेट में, यहाँ स्प्रेड हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास एक बार जरूर जाना चाहिए बच्चे को लेके। तीसरी चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है बच्चे को क्रैडल कैप की वजह से कोई दर्द या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि जनरली इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे ईचिंग, डिस्कम्फर्ट या पेन बच्चे को इससे नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है ये सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बात करते हैं दोस्तों होम रेमेडी के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सी होम रेमेडी अप्लाई करनी है बच्चे के साथ, जो आप रेगुलर अगर अप्लाई करते हैं तो आपके बच्चे का जो ये पपड़ी है वो बहुत जल्दी से झड़ जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बच्चे को वापस आ जाता है, कभी कभी वापस आ जाता है, तो ये नहीं आएगा बच्चे को वापस। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। बच्चे को हेड मसाज करना है अच्छी तरह से। कोई भी ऑयल यूज करिए आप, यहाँ पे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सीजन के हिसाब से ऑयल यूज करिए। और हेड मसाज करने के बाद 15 मिनट बच्चे को रखिए, उसके बाद नहलाइए। और जब आप नहलाते हैं तो बच्चे को अच्छी तरह से शैम्पू करना है। यहाँ पे हमें डेली शैम्पू करना है। बच्चे का जो माइल्ड शैम्पू होता है आप उसे यूज करिए, उसी से शैम्पू करिए। कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, अच्छी ब्रांड का यूज करिए और शैम्पू करिए। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि शैम्पू करना बच्चे को डेली ये बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बच्चे को शैम्पू करेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को डे 1 से करती हूँ, जैसे वो हॉस्पिटल से घर आया है हम उसे रोज शैम्पू करते हैं और उसे कभी भी क्रैडल कैप नहीं हुआ है, कभी भी बच्चे के सर पे मेरे पपड़ी नहीं जमी है। तो आप ये करके देखिए, बहुत हेल्पफुल है। आप ये करते हैं, अगर आपके बच्चे को 2 या 3 दिन में पपड़ी नहीं झड़ रही, आपको लग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करें कि बच्चे को एक कोम आता है, क्रैडल कैप कोम होता है, वो अगर आप बच्चे के सर पे चलाएंगे, बहुत माइल्ड होता है वो, बहुत मतलब बोल सकते हैं हार्श नहीं होता है वो, हल्का हल्का चलाना है। तो इससे क्या होगा, क्रैडल कैप का जो पपड़ी है वो अच्छे से झड़ जाएगी। यहाँ पे अगर आप हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नहीं है हमारे यहाँ पे कोई भी ब्रशेस वाले हैं आज से, जैसे कि डाइट के बारे में ब्रशेस आते हैं, तो आज हम समझने वाले हैं कि अगर हम बच्चे की डाइट में कौन कौन से प्रोटीन करना है, कौन कौन सी चीजों को शायद ध्यान रखना है। एंड फाइनली क्या होगा, वीडियो देखने में हम बच्चे के लिए धीरे धीरे आपकी डाइट में क्या होना चाहिए नहीं हो। 8 से 10 महीने के बच्चों को यहाँ से जैसे कि मुझे जानकारी हो जाएगी आपके बारे में, मैंने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दी है, यहाँ से बनी है, दूध भी बना होता है, आपके सारे बच्चे की वीडियो कर अच्छी होता है जब बताना भी रहे, तो आप मेरी सारी चीजों के लिए तो वीडियो के अंत में अगर आपको लगता है हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए दूसरी वीडियो करते हैं। प्लीज हमें लाइक जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करते हैं, प्लीज हमें लाइक करें, बहुत दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज हेल्प करें। इसी तरह से हमारे वीडियो में सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, आपकी दूसरी तरह से शेयर करें, उनकी भी मदद हो जाए कि नोटिफिकेशन हमारी वीडियो
हैं हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मेनली हमें 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है कि अभी हमें बच्चे को मैशी फूड देना है, मतलब मैश करके देना है। कुछ भी आप बच्चे को दे रहे हैं तो मैश करिए। हम इसके पहले प्यूरी दे रहे थे बच्चे को। वैसे तो मैश हम 7 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, पर अभी 8 मंथ आते आते आप बच्चे को पूरी तरह से मैशी फूड ही दें। इसका फायदा क्या होगा कि बच्चा च्यू करना सीखेगा। अभी ये बहुत अच्छी एज होती है जहां पे आप बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसे हमें चबाना होता है। अभी बच्चों का जो गम्स है वो भी टाइट हो गया होता है, किसी किसी बच्चों का तो दांत भी आ जाते हैं। तो अब बच्चा हल्का हल्का च्यू करना सीख सकता है। तो आप बच्चे को मैशी फूड दें, ना कि प्यूरी दें। अगर आप बच्चे को अभी प्यूरी देंगे, क्योंकि अभी बच्चा क्या होता है ना कि बिल्कुल भी चबाना नहीं चाहता है, आप बच्चे को देंगे मैशी फूड, बच्चा या तो मुंह में रख लेगा या तो पूरा बाहर निकाल देगा। और हम सोचते हैं कि काम आसान हो जाएगा तो बच्चे को हम प्यूरी दे देते हैं, पर एंड में आगे जाके हमें बहुत ज्यादा बोल सकते हैं सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे को कि किस तरह से चबाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है 3-3 साल के बच्चे भी जो हैं वो सॉलो कर लेते हैं खाना डायरेक्टली। ये चीज आप रोक सकते हैं अगर आप अभी से ध्यान देते हैं बच्चे को मैशी फूड देके। बच्चे को सिखाना है आपको कि किस तरह से च्यू करना है, उसके लिए आप बच्चे को करके दिखाइए, बच्चे आपको कॉपी करेगा। तो ये बहुत आसान होता है दोस्तों। आप बच्चे को मैशी फूड दें। इसके लिए आप और क्या कर सकते हैं, बच्चे को आप फिंगर फूड्स भी दे सकते हैं, जैसे कि आप बॉइल्ड गाजर दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, बॉइल्ड आलू आता है वो दे सकते हैं, या तो फिर आप बच्चे को पंपकिन दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, एप्पल का टुकड़ा दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दे सकते हैं जिससे बच्चा च्यू करना सीखेगा और आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी और बच्चा इजीली खा लेगा। दूसरी चीज ये है कि अभी हमें बच्चे को काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, मतलब कि गाय या भैंस का दूध नहीं देना होता है 1 साल के पहले। ये मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी बताया है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। अभी हमें साल भर के पहले ये अवॉइड करना है। और क्या अवॉइड करना है, शुगर सॉल्ट अवॉइड करना है, बच्चे को देना हनी अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आप बच्चे को नेचुरल स्वीटनेस दे सकते हैं, जैसे कि जैगरी हो गया, जिसे गुड़ बोलते हैं, या तो फिर आप डेट्स दे सकते हैं, मतलब कि खजूर दे सकते हैं बच्चे को, ताकि बच्चे को नेचुरल स्वीटनेस मिल जाए, बच्चे को कोई नुकसान भी ना हो। तो आपको 1 साल से पहले ये सारी चीजों को नहीं देना है बच्चे को। तीसरी चीज ये है कि अभी हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ घर की बनी चीजें ही देनी है। मार्केट में जो बेबी फूड्स मिलता है उसे हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, तो आप बेबी फूड्स बिल्कुल अवॉइड करें। यहाँ पे आप डॉक्टर को पूछेंगे तो डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी सेरेलैक भी अगर आप देते हैं बच्चे को मार्केट से लेकर, तो उससे कई बेटर है आप बच्चे को दलिया, खिचड़ी, सूजी, ये सारी चीजें दें। और अगर आप सेरेलैक देना चाहते हैं बच्चे को तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने होममेड सेरेलैक बनाकर बताया है किस तरह से बनाया जाता है होममेड सेरेलैक। अब वो वीडियो भी देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, फाइनली बात करते हैं कि हमें बच्चे को कौन कौन सी चीजों को इंट्रोड्यूस करना है इस टाइम पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेन्स की। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था 6 से 7 महीने के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, उसमें हमने जो डिस्कस किया था उसकी लिस्ट ये रही, जहां पे हमने बात की है बच्चे को राइस दे सकते हैं, मतलब चावल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, रागी दे सकते हैं, साबूदाना दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, सूजी दे सकते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारी चीजों को और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि बार्ली बहुत फायदेमंद है, आप बच्चे को जरूर दीजिए। आप यहाँ पे पोहा दे सकते हैं बच्चे को। दोस्तों पोहा जो है एक वैरायटी हो जाता है बच्चों के लिए और बच्चे को टेस्टी भी लगेगा, तो आप सॉफ्ट पोहा बनाइए और बच्चे को दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को दलिया दे सकते हैं। दलिया तो मैं बोलूंगी कि वन ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड है, मैं अपने बहुत से वीडियो में बोलते आई हूँ और इसमें मैंने वीडियो भी बनाए हैं बहुत सारे, और मैं अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे, नई नई वेराइटीज लेकर आ रही हूँ दलिया की। अगर आपको इसके रेसिपी के बारे में जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब है रोटी। हम यहाँ पे बच्चे को रोटी दे सकते हैं। रोटी कैसे देनी है, हमें डायरेक्ट रोटी नहीं देनी है। रोटी की जो ऊपर की लेयर होती है उसे तोड़ के बच्चे को या तो आप मिक्सी में एक बार चला दीजिए ताकि वो एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक हो जाए, और बच्चे को आप फिर दे सकते हैं रोटी, दाल के साथ दे सकते हैं। और मैं दूध रोटी की बात करती हूँ, आप दूध रोटी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप रोटी दीजिए बच्चे को। आप अभी ओट्स भी दे सकते हैं,
ओट्स की भी मैं रेसिपी जरूर डालूंगी, किस तरह से बनाना होता है ओट्स। बहुत सारी वेराइटीज बना सकते हैं आप ओट्स की। अब बात करते हैं दाल की। तो अभी तक हम बच्चे को सिर्फ मूंग दाल देते आए हैं, क्योंकि मूंग दाल काफी लाइट होती है और बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। और अब बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, बच्चा डाइजेस्ट कर पा रहा है चीजों को। तो अब हम बच्चे को वेराइटीज ऑफ दाल दे सकते हैं, जैसे कि अरहर दाल दे सकते हैं, जैसे तुअर दाल बोलते हैं। बच्चे को छिलके वाली मूंग दाल दे सकते हैं, मसूर की दाल दे सकते हैं, उड़द दाल भी दे सकते हैं। जैसे कभी हमें इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि इडली डोसे में तो उड़द दाल ही लगता है, तो आप वो भी दे सकते हैं बच्चे को। अभी हमें अवॉइड करना है चना दाल। चना दाल तो गैस की दुकान होती है दोस्तों, तो अभी हम साल भर तक बच्चे को चना दाल बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि चना दाल से बच्चे को गैस बन सकती है। अब आते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो हम 6 से 7 महीने के बच्चों को देते आए हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, पियर हो गया, एवोकाडो हो गया, पीच हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया। तो ये सारी चीजें हम दे रहे थे अभी तक। अब हम बच्चे को और भी नए फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि चीकू, पीच, बनाना, ब्लूबेरीज, चेरीज, ग्रेप्स, कीवी, प्रून। ये सारी चीजें आप सीजन के हिसाब से, जो भी सीजन में अवेलेबल हो, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बार हमें डाउट होता है, बच्चे को हम बनाना दे सकते हैं कि नहीं हर सीजन में, क्योंकि बनाना तो हर सीजन में अवेलेबल होता है। तो हमें डाउट होता है कि क्या ठंड में दे सकते हैं, क्या बरसात में दे सकते हैं। तो यस दोस्तों, दे सकते हैं। मैंने अपने बच्चे को दिया है, कोई हार्म नहीं किया बच्चे को। आप दीजिए, पर बच्चे को आप इवनिंग में नहीं देना है, बच्चे को मॉर्निंग में देना है। ब्रेकफास्ट के आसपास दीजिए बच्चे को बनाना। इनिशियली आप आधे बनाने से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाना दे सकते हैं बच्चे को। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। तो वेजिटेबल्स जो हम देते आए अभी तक 6 से 7 महीने के बच्चों को, वो है कैरेट, पंपकिन, बॉटल ग्राउंड जिसे लौकी बोलते हैं, बीट रूट दिए हैं, पोटैटो दिए हैं, स्वीट पोटैटो दिए हैं। इसके अलावा जो हम वेजेस इंट्रोड्यूस करेंगे इस टाइम पे, वो है ग्रीन पीस, टोमेटो तो आप बच्चे के खाने में डाल सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, या कोई सब्जी बना रहे हैं वहां पे भी आप टोमेटो डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकली दीजिए बच्चों को। ब्रोकली जो है आयरन का बहुत बहुत अच्छा सोर्स होता है दोस्तों, तो आप ब्रोकली दीजिए बच्चे को। कॉलीफ्लावर दीजिए, ब्रिंजल दे सकते हैं, अनियन दे सकते हैं। जैसे कि हम घर में सब्जी बनाते हैं, अनियन डालते हैं, तो आप वैसी सब्जी बच्चे को दे सकते हैं, थोड़ा सा मैश करके। अब बात करते हैं नॉनवेज के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आप बच्चे को एग भी दे सकते हैं। एग देते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे को हमें एग का पीला पोर्शन देना है, जिसे एग योक भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्हाइट पोर्शन होता है उसमें जो प्रोटीन होता है उससे बहुत बार बच्चों को एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए अभी हमें बच्चे को सिर्फ पीला पार्ट ही देना है। आप बहुत सारी वेराइटीज दे सकते हैं, जैसे कि कभी बॉईल करके दे दिया बच्चे को, पीला पोर्शन बच्चे के खाने पे मैश कर दिया, या फिर उसका स्क्रैम्बल बना के दे दिया, या तो फिर ऑमलेट बना के दे दिया। तो बहुत सारे तरीके से आप बच्चे को एग योक दे सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन होता है बहुत बार कि क्या हम डेली एग दे सकते हैं बच्चे को, एग योक डेली दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बच्चे को डेली एग योक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे को, इवन बच्चे के लिए फायदा ही होगा। और बच्चे को आप इसके अलावा फिश दे सकते हैं, फिश भी बनाकर दे सकते हैं बच्चे को। चिकन दे सकते हैं, चिकन का सूप बनाकर दे सकते हैं। प्रॉपर चिकन तो बच्चा नहीं खा पाएगा, तो आप चिकन का सूप भी दे सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आप बच्चे को पनीर दे सकते हैं, चीज दे सकते हैं। और बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हम दही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस एज में। तो देखा जाए तो बहुत से लोग बच्चे को 7 महीने से 8 महीने से दही खिलाना स्टार्ट करते हैं, पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि दही की जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है। तो हमें बच्चे को साल या 1.5 साल के पहले दही इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इट्स ऑल योर कॉल। अगर आपको देना हो तो आप 8 महीने से भी दे सकते हैं, और अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं साल भर या 1.5 साल के बाद ही देना स्टार्ट करना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। और अब बात करते हैं स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में आप बच्चे को यहाँ पे हल्दी डाल के दे सकते हैं खाने में। हल्दी तो एंटीबायोटिक होता है, हम सभी जानते हैं, तो आप हल्दी दीजिए बच्चे को। और आप यहाँ पे जीरा दे सकते हैं, राई दे सकते हैं, तेज पत्ता डालना चाहे बच्चे की किसी खिचड़ी में तो आप वो भी दे सकते हैं। तो धीरे धीरे आप स्पाइसेस को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे के डाइट में। अब आते हैं क्वांटिटी पर। तो दोस्तों, क्वांटिटी जो है वो डिपेंड होता है बेबी टू बेबी, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की डाइट भी बहुत अलग होती है। तो आप अपने बच्चे की डाइट को समझिए और उस हिसाब से बच्चे को खिलाइए। नमस्कार दोस्तों, वो हाथ बच्चों को रिपीट वीडियो खिलाना है 8 से 10 समझ
तो हम क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि वीडियोस को सप्लीमेंट्स खिलाएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल भी आगे जाना है तो बच्चे को साइन डाल दो, खिलाएं जिससे बच्चे को मिनरल्स मिले हैं, प्रोटीन खिलाएं बारे में। तो जो भी बच्चे को किसी ने बतानी है कि बच्चे को दिन भर में अगर सॉलिड्स देना सिखाना चाहिए, बच्चे को मतलब बच्चे को नहीं बढ़ा रही है दोस्तों। वीडियो तो नहीं है कि हमें भाई को ज्यादा खिलाना है और बच्चे को उसके बारे में हमें जहाँ है वो बहुत आइडिया मिल जाएगा बच्चों को कि किस तरह से खिलाना है। 10 मिनट के बच्चे का डाइट चार्ट जो चाहिए कि उससे वीडियो को होगा तो प्लीज जरूरी है। हमें जल्द मिलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कि आपको अभी साल भर तक एटलीस्ट बच्चे को हो सके तो ब्रेस्ट मिल्क दीजिए और फॉर्मूला मिल्क जो देते हैं वो दीजिए। तो ये जो दूध है वो कितना देना चाहिए, मतलब कि या तो बच्चे को हम ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, वो कितना देना होता है। तो आप बच्चे को अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे होंगे, जरूर दे रहे होंगे, क्योंकि सब पेरेंट्स अगर ब्रेस्ट मिल्क देते हैं तो फॉर्मूला मिल्क इस एज में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तो फॉर्मूला मिल्क की जो पैकेजिंग होती है उसके पीछे आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें लिखा होता है कि बच्चे को हमें इस एज में कितना दूध देना होता है और कितनी बार देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नैन का एग्जाम्पल देती हूँ। नैन प्रो का जो पैकेजिंग है उसके पीछे क्या लिखा है आप जैसे चार्ट में देख सकते हैं कि 3 से 4 बार बच्चे को देना है। अभी कितना देना है, 210 ml बनाकर देना है एवरी टाइम। तो 3 से 4 बार आप बच्चे को दीजिए और उसके बाद ही आप सॉलिड्स को उसमें एडजस्ट करिए। तो जो मैं डाइट चार्ट बता रही हूँ, ये डाइट चार्ट जो होता है वो हर बच्चे का अलग अलग होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे का रूटीन बहुत अलग होता है और उस रूटीन के हिसाब से हम बच्चे के डाइट चार्ट को बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने बच्चे का डाइट चार्ट बता सकती हूँ जिससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसा होना चाहिए एक सैंपल डाइट चार्ट, और आप अपने बच्चे के जैसे कि रूटीन है जो बच्चे का उसमें सेट कर ले। क्योंकि कोई बच्चा जो है वो 6 बजे उठता है, कोई बच्चा 9 बजे उठता है और उस हिसाब से ही बच्चे की रूटीन होती है, तो आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए। मेरा बेटा जो है आदू वो 7 बजे उठता था, 7 बजे के अराउंड कुछ उठता था और 7 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं उसे फीड करती थी और फीडिंग के ठीक 1.5 घंटे के बाद मतलब कि 8:30 बजे के अराउंड हम उसे ब्रेकफास्ट कराते थे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप रखना है क्योंकि बच्चे ने अभी दूध पिया है और दूध पीने के थोड़ी देर बाद अगर हम उसे कुछ खिला देंगे तो बच्चा ठीक से नहीं खाएगा, तो इसलिए हमें 1.5 या 2 घंटे का गैप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने 1.5 घंटे या 2 घंटे का गैप रखा है और उसके बाद भी बच्चा नहीं खा रहा है तो आप उस गैप को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जैसे 2.5 घंटा या 3 घंटे का गैप कर दीजिए, फिर बच्चा इजीली खा लेगा क्योंकि बच्चे को भूख लग रही होगी उस टाइम पे। तो आप भी ऐसा करके देखिए, 1.5 घंटे का 2 घंटे का गैप रखिए। और 1.5 घंटे बाद मैं 8:30 बजे वो ब्रेकफास्ट करता था और इस ब्रेकफास्ट में वो खाता था दूध रोटी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसे दूध रोटी देती थी, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है, बहुत हेल्दी होता है दूध रोटी देना बच्चों को, बहुत हेल्दी तरीके से बनाकर देती थी मैं उसे, बहुत सारी चीजें डाल के एक्चुअली। फिर ये जो ब्रेकफास्ट होता था उसका दूध रोटी, कभी कभी मैं उसमें चेंज करती थी, जैसे कि कभी सूजी का उपमा दे दिया या कभी पोहा दे दिया सॉफ्ट सॉफ्ट बना के, या तो फिर कभी चीला दे दिया। और ये ब्रेकफास्ट के ठीक 1.5 घंटे के बाद हम उसे फिर दूध देते थे। दूध दिए मतलब कि 10 बजे के अराउंड दूध देते थे और दूध देने के फिर ठीक 1.5 घंटे बाद मतलब कि अराउंड 11:30 के अराउंड हम उसे फिर से हल्का सा कुछ मिड ब्रेकफास्ट देते थे। ये बहुत ज्यादा लाइट ब्रेकफास्ट होता था ताकि बच्चे को फ्रूट्स मिल जाए। इसे देने का सिर्फ यही मोटिव था कि उसे फ्रूट्स मिल जाए और फ्रूट्स जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और बच्चे को हैवी नहीं लगेगा और बच्चा फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लेगा। तो इसलिए हम उसे 11:30 बजे के अराउंड फ्रूट्स देते थे और उसके फिर ठीक 1.5 घंटे के बाद हम उसे 1 बजे खाना खिलाते थे, मतलब कि लंच होता था उसका। ये लंच होता था वो दाल चावल इस तरह से खिलाते थे। घर में जो भी सब्जी बनी है उसका मसाला कम उतार दिया, उसके बाद अपने लिए बना लिया, तो सब्जी देते थे दाल चावल के साथ मैश करके। अब 1 बजे खाना खा लिया बहुत अच्छे से, उसके बाद वो बहुत अच्छे से सोता था। 3-3.5 घंटा वो आराम से सोता था। 8 महीने का या 9 महीने का था तब के टाइम पे। 4:30 बजे के अराउंड जब वो उठता था तो सबसे पहले दूध पीता था। उसके 2 घंटे के बाद मतलब कि 6:30 बजे हम उसे डिनर कराते थे और ये जो डिनर होता था वो होता था दलिया। हम उसे बहुत दलिया खिलाए हैं एक्चुअली। जब वो 8 महीने का था और दलिया खाना स्टार्ट किया था तो काफी लंबे समय तक हमने दलिया खिलाया उसे। अब वो 2 साल का हो रहा है तो दलिया का जो फ्रीक्वेंसी है हमने काफी कम कर दिया है, पर पहले तो ऐसा होता था कि हफ्ते में 5 दिन वो दलिया ही खा रहा है, क्योंकि वेराइटीज बनाते थे दलिया की तो उसे बोर नहीं लगता था। और
बीच में 2 दिन चेंज कर दिया, जैसे कि कभी खिचड़ी बना के दे दिया दाल चावल की, या तो फिर कभी रोटी को ग्राइंड करके दाल के साथ दे दिया। तो इस तरह से थोड़ा चेंज भी करते थे, उसको बोर नहीं लगता था और वो इजीली खा लेता था। तो ये हो गया 6:30 बजे का उसका डिनर। उसके बाद ठीक 2 घंटे बाद, मतलब कि अराउंड 8:30 बजे वो फिर दूध पीता था और फिर सो जाता था। तो ये था मेरे बेटे का पूरे दिन भर का डाइट चार्ट। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि किस तरह से हमें बच्चे को दूध भी देना है और मील्स भी देनी है, किस तरह से मैनेज करना है। आप अपने बच्चे की रूटीन के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। आई होप आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको लगता है हमारी वीडियो अच्छी है, लगता है आप हमें फिर से देखना चाहते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अगर आपको लगता है लाइक करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो प्लीज जरूर करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।